Good morning, friends. Welcome to the CA Sansar channel. Thank you, Vivek sir. And I am CA Shobit Goyal, Chartered Accountant. And today we are going to discuss about income tax returns and various deductions under Income Tax Act 1961. So let us move on to the next slide. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जिसमें हमारी जितनी भी इनकम हम अर्न करते हैं इनको बाइफरकेट किया गया है। तो सबसे पहली इनकम होती है हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से अगर मैंने कोई इनकम अर्न की है तो मेरी यहाँ पे शो होगी वो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर मेरे को कोई रेंटल इनकम आ रही है, कुछ आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है वो। थर्ड इज अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस कहते हैं उसे, जो वहां से मेरा प्रॉफिट्स होते हैं। फोर्थ वन इज द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, अगर मैं कोई शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ वहां पे मेरा प्रॉफिट हुआ है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। फिफ्थ वन इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बैंक का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट, तो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मेरी बेसिकली सारी इनकम यहाँ पे कवर्ड हो जाती है इनकम इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में। और इन इनकम्स के लिए इनकम टैक्स वालों ने क्या किया है, फॉर्म्स बनाए हैं कि आपकी अगर ये इनकम है तो आप इस फॉर्म में फाइल कीजिए अपने रिटर्न, ये है तो इसमें फाइल कीजिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो ITR 3 कीजिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है ITR 2 कीजिए। तो हम वही देखेंगे आगे कि कौन सी इनकम के लिए कौन सा फॉर्म हमें सेलेक्ट करना है। अगर हम ये गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे को आगे प्रॉब्लम होगी जाके। लेट अस स्टार्ट विद द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। यहाँ देखिए सबसे पहले सैलरी वाला पर्सन है ITR 1। इसके लिए ITR 1 होती है, जो सैलरी वाले होते हैं जिसको सैलरी इनकम आ रही है, कितना खुश है यहाँ पे अपने रिटर्न सैलरी लेके और अपने रिटर्न फाइल करके, बहुत खुश है ये। ITR 2 किसके लिए होती है, जो कैपिटल गेन्स, जो एडवेंचरस होते हैं, जिनको रिस्क लेना होता है, जो कैपिटल गेन अर्न करते हैं, जैसे शेयर ट्रेडिंग हो गई है ना। तो यहाँ पे देखिए आप ये कितना एडवेंचर ये एंजॉय कर रहा है। ITR 3 किसके लिए होती है, हमारी बिजनेस के लिए होती है। अगर मेरा कोई बिजनेस है और वो बड़ा बिजनेस है रहता, अगर मेरी टर्नओवर यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर होती है तो मेरा ITR 3 फाइल होती है यहाँ पे मेरी, करेक्ट। ITR 4 मेरी यहाँ पे छोटा बिजनेस होता है, मेरे को पता है भाई मेरा छोटा सा बिजनेस है, देखो यहाँ पे 2 ही लोग हैं केवल, तो यानी कि बातचीत अपनी डायरेक्ट लेवल होती है, पर्सनल लेवल पे, यहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। ITR 4 हो गई यहाँ पे। ITR 5 आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक ग्लोब बनी हुई है, अर्थ है यहाँ पे, और यहाँ पे सारे लोग झुंड बना के खड़े हैं। इसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म है ये, कंपनी मान लीजिए ग्लोब को, और ये सारे पार्टनर्स हैं, और ये सब ITR 5 फाइल करेंगे अपनी जब इनकम होगी इनकी। ITR 6 यहाँ पे देखिए कंपनी है, ये कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज पर कंपनीज एक्ट, तो इसके लिए एक सेपरेट लीगल एंटिटी को इन्होंने हाउस से शो किया है। तो ये जो हाउस है ये ITR 6 कंपनीज के लिए होती है, ये फाइल करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे ITR 7 ये होती है हमारी जो बिजनेस हमारा, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्रोफेसर है और ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए हमारी ITR 7 होती हैं, करेक्ट। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग इन डिटेल विद द रिटर्न फॉर्म्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द ITR 1। ITR 1 कौन फाइल करेगा, जिसकी सैलरी इनकम है। हमने पहले देखा था सैलरी इनकम होती है, ओके। क्या ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कर सकती है फाइल? नहीं कर सकती, बिकॉज सैलरी इनकम नहीं है उनकी। तो अगर मेरी 50 लाख रुपए से इनकम ज्यादा है तो मैं ITR 1 भी फाइल नहीं कर पाऊंगा, तो ये भी कंडीशन है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस रिटर्न फॉर्म इज टू बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल who is resident and other than not ordinarily resident whose total income for the assessment year 21-22 does not exceed 50 lakhs। टोटल इनकम देखनी है, ना कि सैलरी देखनी है, करेक्ट। एंड who has the income under following heads, कौन कौन से हेड में, फर्स्ट इज सैलरी, सेकंड इज हाउस प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक बात सोचिए यहाँ पे, अगर मेरे 2 मकान हैं, 2 हाउस हैं, तो क्या मैं ITR 1 फाइल कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्रॉस, ठीक है। क्या मैं डायरेक्टर कंपनी में हूँ तो मैं ITR 1 फाइल कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। तो बेसिकली लोगों को पता रहता है कि ITR 1 कौन फाइल करेगा, जिसकी सैलरी इनकम है, लेकिन अगर किसी के 2 घर हैं तो ITR 1 नहीं फाइल होगी, ठीक है। तो दिस रिटर्न फॉर्म शुड नॉट बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, अगर वो कंपनी में डायरेक्टर है, हैज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कुछ उसका प्रॉपर्टी है, लंदन में प्रॉपर्टी है, USA में प्रॉपर्टी है, यानी कि आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी है। हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, वहां पे उसकी हाउस है वहां पे, ठीक है। एक तो वो ही नहीं फाइल कर पाएगा अगर आउटसाइड इंडिया हाउस है, किसी का घर है यहाँ पे, एसेट है उसकी कोई भी, और उससे इनकम आ रही है, उसके लिए भी ITR 1 फाइल नहीं होगी। आगे हम देखेंगे कौन सी ITR फाइल होगी। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द ITR 2। ITR 2 कौन फाइल करेगा? इंडिविजुअल भी कर सकता है, HUF भी कर सकती है। HUF कैसे कर सकती है सर? HUF की तो सैलरी होती नहीं है। तो HUF इसलिए कर सकती है बिकॉज उसका कैपिटल गेन तो हो सकता है, शेयर ट्रेडिंग तो कर सकते हैं वो,
ठीक है। तो ITR2 कौन फाइल कर पाएगा? इंडिविजुअल और HUF जिसकी 50 लाख से इनकम ज्यादा है। ठीक है। तो दिस रिटर्न फॉर्म इज टू बी यूज बाय एन इंडिविजुअल और HUF हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल फॉर्म ITR1 एंड हु इज नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर हेड्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर मेरा कोई बिजनेस है तो मैं ITR2 फाइल नहीं कर सकता। ITR मेरे को 3 और 4 में से चूज करनी होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस रिटर्न फॉर्म शुड बी फाइल्ड बाय assessee who has income from salary more than 50 lakhs। अगर मेरी 50 लाख से इनकम ज्यादा है तो मैं ये फाइल करूंगा। बाय assessee who has income from capital gains। अब ITR1 में हमने देखा था, यहाँ पे देखिए कैपिटल गेन्स की यहाँ पे बात नहीं हुई थी, तो यहाँ पे कैपिटल गेन्स की बात हुई है। अगर मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करता हूँ, तो उसकी मेरी ITR यहाँ पे 2 जाएगी। और अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ और मेरी सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन्स है मेरा, तो ITR2 फाइल करूंगा मैं। लेट अस मूव टू द ITR3। ITR3 कौन फाइल करेगा? जिसका बिजनेस है और वो भी बड़ा बिजनेस है। इसमें ITR3 और 4 में क्या डिफरेंस है? दोनों ही बिजनेस के लिए फाइल होती हैं, लेकिन ITR3 कौन फाइल करेगा? जिसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का मतलब है कि आपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे बिल्स वगैरह सब प्रॉपर्ली अपने मैनेज किए हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं, बना रखे हैं अपने। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं बना सकते, छोटा बिजनेस है, आप नहीं कर सकते, तो ITR4 आप फाइल कीजिए। उसमें बिजनेसमैन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है और वो ITR4 फाइल कर सकता है ऑन द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस। तो ITR4 हम देखते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है। तो द पर्सन्स हैविंग इनकम फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज आर एलिजिबल टू फाइल ITR3। कौन कौन होंगे? जो बिजनेस कर रहे हैं अपना और जो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। इफ यू आर एन इंडिविजुअल डायरेक्टर इन अ कंपनी, अगर मैं डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी में, तो मैं भी ITR3 कर सकता हूँ, बट ITR2 भी डायरेक्टर करता है। तो ITR3 कौन सा डायरेक्टर करेगा? जो बिजनेस भी करता है, जो बिजनेस भी करता है। इफ यू हैव हैड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर मेरी एक फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए फाइनेंशियल 2021 में, अगर मैंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मेरे को ITR3 फाइल करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो अभी ITR3 ही क्यों, ITR2 क्यों नहीं फाइल कर सकते हम? अनलिस्टेड शेयर में अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है तो ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कॉलम्स नहीं होते उस चीज को फाइल करने के लिए। तो इनकम टैक्स वालों ने क्या किया है, जिसको उन्हें ज्यादा स्क्रूटनी करनी होती है उनके लिए अलग फॉर्म बना दिए, उसमें कॉलम्स ऐड कर दिए। हमें ये भी चेक करना है, अगर किसी की बिजनेस इनकम है तो ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है। तो ITR3 ही उन्होंने बना दिया कि भाई ITR3 में आप बिजनेस की इनकम फाइल करो, रिटर्न फाइल करो अपने। करेक्ट। तो रिटर्न में इंक्लूड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो ITR3 ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस के लिए यूज करोगे केवल, आप अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपकी रेंटल इनकम है, वो भी आप इसमें फाइल कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम, यानी कि FD का इंटरेस्ट हो गया, सेविंग का इंटरेस्ट हो गया, वो सारे यहाँ पे आप फाइल करोगे ITR3 में। और फोर्थ लास्ट वन इज द इनकम ऑफ अ पर्सन एज अ पार्टनर इन द फर्म। अगर कोई पार्टनर है किसी फर्म में, तो उसकी जो इनकम होती है, जो उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है पार्टनरशिप फर्म से किसी पार्टनर को, वो होती है एज अ बिजनेस इनकम, ट्रीट करते हैं उसे, और ITR3 उसकी फाइल होगी। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ITR4। ITR4 इज फॉर द इंडिविजुअल्स और HUF जिनका जिनका बिजनेस है, लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ITR4 फाइल करेंगे और इसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होगा। और ये सेक्शन 44AD, ADA, 44AE, ये हमारे 3 सेक्शंस हैं जिस सेक्शंस में वो फाइल होती है। तो अगर आप बेसिकली, हमारा जो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होते हैं वो 44AD में अपने फाइल करते हैं, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ के तक होती है, मैक्सिमम लिमिट 2 करोड़ की है। तो 44AD फाइल करेंगे अपनी वो। उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 8% मान लेते हैं, मिनिमम 8% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा उसमें, उससे ज्यादा आपकी मर्जी है, कितना भी दिखा सकते हैं। और प्रोफेशन है तो मिनिमम 50% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा अपना। ठीक है। अगर आपका बिजनेस है और 44AD में दिखाना चाहते हैं तो 8%, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 50 लैक्स, तो आपको 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट आपको दिखाना ही पड़ेगा उसमें मिनिमम। तो ITR4 आप जब फाइल कर सकते हैं। अब एक बात है, यहाँ पे क्वेश्चन है, लाइक आपके टर्नओवर 3 करोड़ है, क्या मैं उसका 8% दिखा दूं? नहीं दिखा सकते, बिकॉज 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है मेरी, नहीं दिखा सकता। कौन सी भरनी पड़ेगी? ITR3 फाइल करनी पड़ेगी मेरे को। अगर मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट इनकम है, ये सब अगर मेरी है तो ITR4 में फाइल कर सकता हूँ यहाँ पे, अलॉन्ग विद द बिजनेस, और जो बिजनेस जिसकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है।
करेक्ट। क्या हम ITR 4 जब भी फाइल कर सकते हैं अगर मेरी इनकम 5 करोड़ है, टर्नओवर नहीं कर सकते? क्या हम ITR 3 फाइल कर सकते हैं अगर मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है? कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे जिसके लिए डिटेल हमें फाइल करनी होती है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ITR 5। अब हमारी पार्टनरशिप फर्म्स आ गई हैं। पार्टनरशिप फर्म्स रेदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आ गई है और इसका एक्ट भी है हमारा अलग से। तो इसके लिए जो जैसे हमारे जो पर्सन्स होते हैं जो पार्टनरशिप करके बिजनेस करते हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो ये सब अगर अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो ITR 5 फाइल करेंगे। However, a person who is required to file the return of income under section 139 4A, 4B, 4C, 4D shall not use this form. इनके लिए ITR 7 अलग से शो की हुई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो ITR 5 बेसिकली किसके लिए होती है? पार्टनरशिप्स के लिए होती है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होती है ITR 5, और वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर मेरी नॉर्मल पार्टनरशिप है तो ITR 4 में फाइल करूंगा, करेक्ट। अगर इंडिविजुअल्स की पार्टनरशिप है ITR 6। ITR 6 इज फॉर द कंपनीज। जितनी भी इंडिया में कंपनी है सबको ITR 6 फाइल करनी होगी। अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, अगर उसको बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका बिजनेस इनकम को असेस करना है तो ITR 6 सारी रिटर्न्स उठा लेगा, उन पे असेसमेंट अपनी कर देगा फटाफट से, स्क्रूटनी कहते हैं उसे, ठीक है। तो एज पर सेक्शन दिस रिटर्न फॉर्म कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी एज पर सेक्शन 217 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। दिस फॉर्म इज फाइल्ड बाय कंपनी other than a company which is required to file return in form ITR 7। जो ITR 7 में कंपनीज होती हैं जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, वो सब क्या करेंगे? ITR 7 फाइल करेंगे। लेकिन जो इंडियन कंपनी है मेरी, वो कहाँ पे फाइल करेगी? ITR 6 फाइल करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंडियन कंपनी सेक्शन 217 में, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया। विदेशी कोई कंपनी है इंडिया में काम कर रही है, ITR 6 फाइल करेगी। Any institution, association or body, whether incorporated or not, and whether Indian or non-Indian, which is declared by general or special order of the company to be a company। अगर किसी को किसी ऑर्डर के थ्रू भी कंपनी बोल दिया कि भाई आपकी कंपनी है ये, तो ITR 6 फाइल करनी है आपको, करेक्ट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ITR 7। तो 139 4A B C D ये 4 सेक्शन है हमारे जिसमें ITR 7 कवर करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज required to furnish returns under section 139 4A B C D, ठीक है। ए में कौन से आते हैं? जो हमारे चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूट्स होते हैं, करेक्ट। ए में वो फाइल करेंगे हमारे, जैसे टेम्पल्स हो गए, ट्रस्ट हो गए, ये सारे ITR 7 फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 139 4A। सेकंड आते हैं 139 4B। इसमें कौन होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज, जिनको जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी हो गई, ये सब अपनी जो भी इनकम आती है, डोनेशंस आते हैं 139 4B के हिसाब से, एज पर सेक्शन 139 4B ITR 7 फाइल करेंगे। 139 4C जैसे कोई न्यूज एजेंसी है, आज तक वगैरह है, ये सब अपने ITR 7 फाइल करेंगे एज पर सेक्शन 139 4C। एंड 139 4D एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 139 4C यहाँ पे लिखा है अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है एवरी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन। तो दोनों ही हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, दोनों ही इंस्टीट्यूशंस है। तो कौन 139 4C में करेगा और कौन 139 4D में करेगा? ऐसा कुछ है क्या? तो 139 4C और 4D उसमें कॉलम्स होते हैं, वो कॉलम का डिफरेंस होता है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो 139 4C एंड अदरवाइज 4D में करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज अ कंपोजिशन ऑफ पैन नंबर। हमें क्या होता है? पैन नंबर देख के पता लग जाना चाहिए कि ये किसका पैन नंबर है, इंडिविजुअल का है, कंपनी का है, किसका है। तो लेट अस, आप जब भी देखेंगे 10 डिजिट्स का पैन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सबका ऐसे ही होता है फॉर्मेट। शुरू के जो 3 डिजिट्स होते हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे दिया भाई अलग से, रैंडम अल्फाबेटिकल सीरीज है ये। आप केवल किसी का भी पैन नंबर आपको देखना है तो 4th और 5th लेटर देखो उसका। 4th अगर लेटर P है तो यानी कि वो इंडिविजुअल का पैन नंबर है, और अगर 5th लेटर यहाँ पे 5th लेटर है तो फर्स्ट लेटर ऑफ द एप्लीकेंट सरनेम, जो सरनेम है उसका, जैसे शोभित गोयल तो मेरा G आएगा यहाँ पे 5th लेटर, करेक्ट। विवेक खुराना तो वहां पे K आएगा यहाँ पे उनका पैन नंबर में, और यहाँ पे P आएगा बिकॉज ही इज एन इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिविजुअल, मेरा भी P आएगा। कोई फर्म है तो F आना चाहिए ना, यहाँ पे F आएगा। तो दीज आर द
निमोनिक कोड्स फॉर द पैन नंबर, फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर. अगर यहाँ पे कोई कंपनी है तो सी आएगा. आप किसी भी कंपनी का पैन नंबर उठा के देखिए, फोर्थ लेटर ऑलवेज बी अ सी. फिफ्थ लेटर विल बी द कंपनीज फर्स्ट लेटर ऑफ द सरनेम. करेक्ट. और सरनेम उसका होता नहीं है, तो कंपनी का फर्स्ट लेटर यहाँ पे होगा. जिस नेम से कंपनी का नेम स्टार्ट हो रहा है उस नेम से यहाँ पे लेटर आएगा, फिफ्थ लेटर. और ये 4 जो डिजिट्स हैं यहाँ पे, ये सिक्वेंशियल डिजिट्स हैं यहाँ पे. ये भी इनकम टैक्स ने दे रखी है सीरियली फ्रॉम 0001 to 4 times 9. इनके बीच में ही कुछ ना कुछ लेटर्स होंगे यहाँ पे, अल्फाबेट्स होंगे, और ये होंगे सीक्वेंस नंबर्स. एंड फिर लास्ट वन इज द चेक डिजिट. ये चेक डिजिट होती है, ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू दिया हुआ है. बट ये फोर्थ और फिफ्थ लेटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैन नंबर में, और ये देख के हम बता सकते हैं कि किसका क्या पैन नंबर हो सकता है. ट्रस्ट है तो टी होगा. करेक्ट. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट. इसमें हमारी काफी सारी डिडक्शंस होती हैं, और यहाँ पे 80 सेक्शन 80 है जो इनकम टैक्स का है, वो बताता है आपको डिडक्शंस कौन कौन सी अवेलेबल है. 80C, 80CCC, 80CCD, 80TTA, 80G, 80E. So many of deductions are there available for the individual or for the companies as well. आप कोई भी सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हैं, शर्ते आप एलिजिबल हैं उसके लिए. करेक्ट. So let us move on the next slide for some important deductions. So this is the section 80TTA. This is for the interest on saving account. अगर आपका इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग अकाउंट से अप टू 10,000 तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको उस पर जीरो टैक्स देना है. बिकॉज सेक्शन 80TTA कहता है कि आपका 10,000 तक का इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट है. आप इसमें डिडक्शन लीजिए. कौन सा इंटरेस्ट? केवल सेविंग अकाउंट का. अगर आपका एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है तो आपका 80TTA सेक्शन में वो एग्जेम्प्ट नहीं है. करेक्ट. लेकिन आप अगर सीनियर सिटीजन है, आपकी एज मोर देन 60 ईयर्स है, तो आपको 50,000 इंस्टेड ऑफ 10,000 50,000 की आपको डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की. और लेकिन वो इंटरेस्ट कौन सा होना चाहिए? सेविंग या एफडी का, या सारे 80TB में सीनियर सिटीजन को फैसिलिटी दी हुई है कि आप कोई भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, आपको 50,000 तक की डिडक्शन है, और वो कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है. करेक्ट. तो 80TTA डिडक्शन किसके लिए अवेलेबल नहीं है? ये अवेलेबल नहीं एफडी पे, आरडी पे, और इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जैसे हम बॉन्ड्स लेते हैं कंपनीज के, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है. केवल आपका सेविंग का इंटरेस्ट है, अप टू 10,000 है, आप डिडक्शन ले लीजिए. सेकंड वन इज द 80GG हाउस रेंट पेड. वैसे तो आप एचआरए अगर आपको नहीं मिल रहा, तो आप हाउस रेंट जो पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगी. और डिडक्शन कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर द रेंट पेड व्हेन एचआरए इज नॉट रिसीव्ड. अगर कोई सैलरी अगर कोई अर्न कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, और उसको एचआरए नहीं मिलता, तो रेंट भी पे कर रहा है वहां पे. वो कहता है भी मेरे को रेंट भी पे करना पड़ रहा है, एचआरए भी नहीं मिल रहा, और ऊपर से डिडक्शन भी नहीं दे रहा है इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स वालों ने कहा चलो हम आपके साथ हैं यहाँ पे, और 80GG में सेक्शन में उन्होंने आपको डिडक्शन दिए यहाँ पे. और डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर रेंट पेड व्हेन एचआरए इज नॉट रिसीव्ड. कितनी डिडक्शन मिलेगी मेरे को? यहाँ पे देखिए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम. मान लीजिए मैंने रेंट पे किया 10,000, और मेरी टोटल इनकम जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, एडजस्टेड टोटल इनकम का क्या मतलब है? यहाँ पे जो मेरी इनकम है उसमें से मैं सारी डिडक्शंस माइनस कर दूंगा पहले, उसके बाद जो इनकम बच के आएगी वो बचेगी एडजस्टेड टोटल इनकम. उसका मैं 10% ले लेता हूँ. सपोज मेरी 1 लाख रुपीज की इनकम है, एडजस्टेड टोटल इनकम, और मैंने उसका 10% ले लिया, दैट इज 10,000, और मैंने रेंट पे किया 15,000. तो रेंट पेड मैंने करा यहाँ पे 15,000 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम इज 10,000. तो मेरा 5,000 की ये डिडक्शन, 5,000 पर मंथ यहाँ पे, और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम दैट इज रुपीज 25,000. इन तीनों में जो भी कम होगा वो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी. तो एज पर अवर एग्जाम्पल हमारा 5,000 रुपीज सबसे लीस्ट है यहाँ पे, और उसकी डिडक्शन मेरे को मिल जाएगी यहाँ पे. तो 80GG इज फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर अर्निंग सैलरी and not getting HRA from their employers. They can, and also paying the rent, they can take the advantage of section 80GG. Let us move on to the next slide, that is the section 80D, medical insurance. इसमें क्या होता है? आपने मेडिकल अपना इंश्योरेंस कराया, या फिर आपने मेडिकल कोई चेकअप कराया, उसका डिडक्शन मिलता है. तो मैं बताता हूँ आपको, आप इसमें 1 लाख रुपीज तक की डिडक्शन ले सकते हैं टोटल. वो कैसे ले सकते हैं? 50,000 अगर आप सीनियर सिटीजन है, आप सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन ही होंगे, फिर तो आप 50,000 अपनी, 50 उनकी, तो टोटल 1 लाख आप डिडक्शन ले सकते हैं 80D में.
लेकिन इसकी यूजुअल लिमिट जो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए दैट इज 25,000 और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000। करेक्ट। आप इसमें 5,000 रुपीज की एक एडिशनल आपकी डिडक्शन मिलती है एंड दैट इज फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, लेकिन वो 25,000 की जो लिमिट है आपकी उसमें कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस कराया अपना 15,000 का, तो आप 5,000 की एक्स्ट्रा और ले सकते हैं अदर देन इंश्योरेंस पार्ट, तो आप टोटल 20,000 की डिडक्शन ले सकते हैं यहाँ पे। करेक्ट। यहाँ पे देखिए रोहन्स एज इज 65 एंड हिज फादर एज इज 90, तो दोनों सीनियर सिटीजन हो गए यहाँ पे। In this case, the maximum deduction Rohan can claim under Section 80D is rupees 1 lakh. ठीक है, from financial year 15-16, a cumulative additional deduction of rupees 5,000 is allowed for preventive health checkup. Correct. Moving to the next slide, that is Section 80C. इसमें काफी सारी डिडक्शंस होती हैं आपकी, जैसे पीपीएफ में आपने पैसे डाले, ईपीएफ में डाले, एलआईसी में डाले, तो सबकी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। 80CCC डिडक्शन फॉर लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान। 80CCC allows deduction for payment toward annuity pension plans. आपने कोई pension plan ले लिया, pension received from the annuity or amount received upon surrender of annuity, including interest or bonus accrued on the annuity is taxable in the year of receipt. आपने कोई ऐसा प्लान लिया इंश्योरेंस का जिसमें आपको एन्युटी एक साल में आपको पैसा देना है, पेंशन प्लान है, तो क्या होगा जब वो पैसा वापस मिलेगा और टैक्सेबल होगा। लेकिन आप जब यहाँ पे एन्युटी दे रहे हैं तो 80CCC सेक्शन में उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा सेक्शन है 80CCD1। 80CCD इज द बेस्ट सेक्शन फॉर द इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल्स जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे तो 1,50,000 की 80C, 80CCC और 80CCD इन तीनों की मिला के आप 1,50,000 ले सकते हैं। लेकिन एक सेक्शन है 80CCD1B जिसमें अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेंशन स्कीम में तो आपको 50,000 की एडिशनल डिडक्शन है, जिसपे अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं तो 15,000 का टैक्स आप बचा सकते हैं। करेक्ट। तो 80CCD1B क्या कहता है, एडिशनल डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 इज अलाउड फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड टू एनपीएस अकाउंट। अगर मैं एनपीएस अकाउंट में मान लीजिए मैंने पीपीएफ में डाले 1 लाख रुपीज, एनपीएस में डाले 1 लाख रुपीज, तो मेरे को टोटल डिडक्शन मिल जाएगी क्या 1,50,000 प्लस 50 यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। 80CCD2 क्या कहता है यहाँ पे, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर मेरा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी डिडक्शन इस सेक्शन में मिलेगी और दैट इज लिमिटेड टू द 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। अगर मेरी बेसिक और सैलरी और डीए ले लें तो उसका 10% से ज्यादा मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगी 80CCD2 सेक्शन में। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम लाई है। अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे गाड़ियां आ रही हैं जो ग्रीन नंबर प्लेट होती है जिनकी, उनके लिए डिडक्शन है। अगर आपने परचेज किया है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लेके गाड़ी ली है, तो जो उस लोन लेके इंटरेस्ट पे करेंगे उस लोन पे जो इंटरेस्ट है उसकी आपको डिडक्शन मिल रही है यहाँ पे, और दैट इज अप टू द रुपीज 1,50,000, 1,50,000 रुपए की यहाँ पे डिडक्शन है। सेक्शन इज 80EEB। ये सब सेक्शन आपको कहाँ पे शो होंगे, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पे सेक्शंस आते हैं 80C, 80D, 80E, 80EEB, 80G, तो वहाँ पे सारे सेक्शंस आएंगे। जस्ट यू हैव टू पुट द फिगर्स इन द कॉलम्स। नेक्स्ट वन इज द न्यू रूल, पीपीएफ रूल। ये बहुत लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई है कि भाई हम पीपीएफ में डाले ना डाले पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, क्योंकि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला था बजट के टाइम पे कि आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा पीपीएफ से वो टैक्सेबल होगा। तो सब लोग डर गए कि भाई पीपीएफ में ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि पीपीएफ एक ऐसा वो है लिक्विडेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें क्या होता है तीनों चीज एग्जेम्प्ट होती हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, पैसा मिल रहा है उसमें एट मैच्योरिटी वो एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका जो 2021 का बजट था उसमें बोल दिया कि आप इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। अब सब लोग सोचते हैं कि जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है। हम एक बात यहाँ पे पढ़ते हैं, लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल। The contribution to all the 3 provident funds will not be clubbed together for the purpose of taxation. The limit for employees provident fund, voluntary provident fund and the PPF public provident fund will be different, and the contribution to the 3 funds will not be aggregated together. 3 फंड होते हैं हमारे,
एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड जो सैलरी मिलती है जब कटता है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड आप सैलरी मिलते हुए अपनी वॉलंटरीली डिपॉजिट करते हैं कि भाई मेरे 10,000 और काट लो। थर्ड होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो आप बैंक्स में जाके आप अपने डिपॉजिट करते हैं। ये तीनों आपके डिपॉजिट की लिमिट है और आप यहाँ पे 1-1 लाख रुपए तीनों में डालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंटरेस्ट की जो टैक्सेबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे उन तीनों की लिमिट अलग अलग है। द टैक्स ऑन द पीपीएफ इंटरेस्ट इज बजट पीपीएफ ओनली पीपीएफ पे becomes redundant as the maximum limit for PPF contribution is 1,50,000 in a financial year. PPF में आप 1,50,000 नहीं, आप ज्यादा भी कर सकते हो 1,50,000 से, बट डिडक्शन आपको PPF में 1,50,000 की मिलेगी। Even though the limit of rupees 2,50,000 in a year is applicable to PPF, it is irrelevant for all practical purpose as one is not allowed to invest more than 1,50,000 in a financial year. अब क्या है कि PPF में आप 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम डिडक्शन है आपकी, तो आप उससे ज्यादा क्यों करोगे उसमें इंटरेस्ट, तो उसमें तो इंटरेस्ट टैक्सेबिलिटी का सवाल ही नहीं आता, उसे तो छोड़ दो। सेकंड थिंग है हमारी, द चेंज इन द टैक्सेशन रूल विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द पीपीएफ इंटरेस्ट रेट बिकॉज लिमिट अलग है, 1.5 लाख तक की आप डिडक्शन लोगे और उतना ही इन्वेस्ट करोगे ऑब्वियसली। सेकंड वन इज द हाउएवर इंडिविजुअल शुड बी वेरी ऑफ इन्वेस्टिंग मोर देन 2,50,000 इन ईपीएफ और वीपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, if they want to save taxes. Let us discuss in detail. If an employee's contribution to EPF and VPF together exceed 2,50,000 in a year, अगर आप एक साल में EPF और VPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट और वॉलंटरी प्रोविडेंट 2,50,000 से ज्यादा डालते हैं पैसा, 2,50,000 से ज्यादा पैसा डाला, the interest earned on the excess amount will be taxable in the hands of the individual. For instance, if an individual contributed 1,50,000 in a financial year to PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मैंने 1.5 लाख रुपए डाल दिया और 3 लाख रुपए मैंने ईपीएफ में डाला, तो ही शिल हैव टू पे टैक्स ओनली ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 50,000 नॉट ऑन 2 लाख। समझ आया? लेट अस डिस्कस इन मोर डिटेल। अगर मैं पीपीएफ में डाल रहा हूं तो उसकी लिमिट अलग है, लेकिन मैं ईपीएफ में डाल रहा हूं मोर देन 2,50,000, तो जो लिमिट आई है बजट में ये आई थी कि अगर आप 2,50,000 से ज्यादा ईपीएफ और वीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2,50,000 से ज्यादा, तो जितना ज्यादा कर रहे हैं, जो ज्यादा है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। तो अगर मैं 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ ईपीएफ में, तो मेरा कितने पे इंटरेस्ट लगना, टैक्स लगना चाहिए? कौन से इंटरेस्ट पे लगना चाहिए? 50,000 पे। कैसे? 2.5 लाख की मेरी 2,50,000 की मेरी लिमिट माइनस हो गई फ्रॉम 3 लाख, तो 50,000 बचा। 50 पे जो मेरा इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज टैक्सेबल एज पर द न्यू पीपीएफ रूल। Got it? So thank you so much guys for your valuable time, and if you have any comments or question or query, you can contact at my email ID and my mobile number also there, and you can also comment over comments. Thank you so much guys. Thank you.